ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सप्लाई से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? डैश रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल इन मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सप्लाई। ठीक है, सप्लाई क्या होती है इसका अगर मैं मतलब आपको समझाऊं तो देखो, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्वांटिटी जो कि एक प्रोड्यूसर जो है मार्केट में सेल के लिए ऑफर करने के लिए तैयार भी है और एबल भी है, उसे हम उस प्रोडक्ट की सप्लाई कहेंगे। जैसे एग्जांपल में मान के चलो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो यहाँ पर 500 कार जो है 500 कार जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी क्या है कि वो 500 कार यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। और ये 500 कार को प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में सेल के लिए ऑफर करने के लिए भी यहाँ पर तैयार है, तो हम कहेंगे कि एक्स कंपनी ने जो है यहाँ पर 500 कार की जो सप्लाई है वो यहाँ पर क्रिएट जो है वो किया। मार्केट में सप्लाई कितनी है? 500 कार, यानी कि 500 कार लोग यहाँ पर खरीद सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक वाई कंपनी है जिसकी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी है उसकी यहाँ पर 100 कार को बनाकर मार्केट में सेल करने की। ठीक है, और वो मार्केट में जो है 500 कार जो है वो ऑफर करना चाहता है सेल के लिए, तो हम इसको सप्लाई नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ 100 कार। अगर 500 लोग यहाँ पर खरीदने के लिए आ गए कार, तो ये इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ 100 कार ही होंगे, तो इसे हम कहेंगे कि इसने सिर्फ 100 कार की सप्लाई यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस की है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देता हूं, अगर एक जेट कंपनी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर 1000 कार जो है वो प्रोड्यूस करने की है, पर उसको वो यहाँ पर 1000 कार को प्रोड्यूस करने के बाद 500 कार ही सिर्फ मार्केट में सेल करने के लिए ऑफर करता है, यानी कि तैयार कितना है कि वो सिर्फ 500 कार ही ऑफर करेगा, तो वहां पर जो सप्लाई होगी वो हमारी सिर्फ 500 कार्स की होगी। ओके, क्लियर है आपको? तो इसका जो आंसर था वो हमारा सप्लाई करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर द फैक्टर that influence the quantity of goods and services that producers are willing and able to offer for sale at different prices. Determinants of supply, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे कि एक जो सप्लायर है वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर करेगा। कई सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये सारे के सारे ही हमारे कहलाते हैं डिटर्मिनेंट। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो पहले अगर हम ऑप्शन की बात करें, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, देखो किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई सप्लाई और उसके प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। क्या रिलेशनशिप पाया जाता है? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। कैसे? मान के चलिए, फर्ज करिए यहाँ पर प्राइसेस हैं 10 रुपए, ठीक है, और सप्लाई है 100 यूनिट्स, ठीक है, 100 यूनिट्स, प्राइसेस हो गए 20 रुपए और सप्लाई कितने हो गए? 200 यूनिट्स। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और सप्लाई के अंदर, यानी कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए सप्लाई भी इंक्रीज होगा, प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो सप्लाई भी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है कि वो कितने प्राइस पे जो है गुड्स को सेल करता है। जैसे एग्जांपल भी आप लेके चलिए, एक यहाँ पर एक्स कंपनी है, वो प्रोडक्ट को जो है 8 रुपए में बनाती है, 8 रुपए में बनाती है, और अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 10 रुपए, तो वो सिर्फ 100 यूनिट्स यहाँ पर सप्लाई करेगी क्योंकि यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 2 रुपए है। इसके ऑपोजिट मान के चलिए प्राइसेस हो गए 20 रुपए, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो 12 रुपए का होगा, तो वो सप्लाई को क्या होगा कर देगा, इंक्रीज कर देगा। प्रोड्यूसर का मेन पर्पस क्या है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है, जिससे वो गुड्स को अपने पास होल्ड करके रख लेता है ताकि जब प्राइस बढ़ जाए तब उसे सेल करे, और करंट में सप्लाई को कम कर देता है। उसके बाद है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये भी सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो आप रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे फर्स्ट करिए एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर लेबर का यूज कर रही है, रॉ मटेरियल का यूज कर रही है, कैपिटल का यूज कर रही है, ताकि वो यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो कर सके। तो फर्स्ट करिए पहले इसके पास 50,000 रुपए थे, जिससे वो यहाँ पर जो है 100 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर पाता था, यानी कि 50,000 से 100 यूनिट खर्च कर पाता था। मान के चलिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके जो प्राइसेस है वो दुगने हो चुके हैं। अब वो 50,000 से सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स ही यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि प्राइसेस क्या हो गए हैं? दुगने हो गए हैं, रिसोर्सेज जो है वो महंगे हो गए हैं। जैसे लेबर को पहले 10,000 दिया जाता था, अब 20,000 देना पड़ रहा है। रॉ मटेरियल पहले 10,000 का था, अब 20,000 देना पड़ रहा है, तो हर चीज डबल हो गई है।
तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि 50,000 में अब आप सिर्फ 50 यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि प्राइस अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाते हैं तो आपकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको महंगा पड़ने लग जाता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप इंप्रूव टेक्नोलॉजी का यूज करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें, तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, जिससे सप्लाई आप ज्यादा कर पाओगे। उसके बाद अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो तो वहां पर आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कम होगी। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी आपके फेवर में, जैसे अगर एग्जाम्पल के मान के चलो आप कोई कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो नॉर्मल, जैसे आप चाय पत्ती बना रहे हो, तो वहां पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो फ्रीली सप्लाई कर सकते हो। पर अगर आप कोई टबैको प्रोडक्ट बना रहे हो, अल्कोहल बना रहे हो, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा टैक्सेस लगाएगी, जिससे आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, आपको ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा और आप सप्लाई जो है वो कम करोगे। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे डिटरमिनेंट्स होते हैं सप्लाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। द सप्लाई कर्व इज ऑलवेज, ठीक है, तो जैसे डिमांड कर्व के बारे में हमने समझा था ना, वैसे ही सप्लाई कर्व। पहले अगर हम सप्लाई शेड्यूल के बारे में समझ ले, तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, तो देखो सप्लाई शेड्यूल बेसिकली एक टेबल होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे जो प्रोड्यूसर्स है उसने कितनी क्वांटिटीज यहाँ पर सप्लाई की उसको शो करते हैं। जैसे फर्स्ट करिए, प्राइस था 100 रुपए, तो यूनिट सप्लाई हुई 50। प्राइस हो गई 200, तो यूनिट सप्लाई हुई 100। प्राइस हुए 300, तो यूनिट सप्लाई हुई 150। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई शेड्यूल कहलाता है, यानी कि हमने अलग अलग प्राइसेस पे कितनी गुड्स की सप्लाई की है उसको शो किया है। जब हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा सप्लाई कर्व कहलाता है। जैसे फर्स्ट करिए, यहाँ पर हमारा हमने एक ग्राफ बना लिया है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने प्राइस शो किया है और यहाँ पर हमने क्वांटिटी शो की है जो कि सप्लाई की गई है। तो प्राइस पहले 10 रुपए था, तो सप्लाई की गई मान के चलो 100 यूनिट, फिर प्राइसेस हो गए 20 रुपीज, तो सप्लाई की गई यहाँ पर 200 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सप्लाई शेड्यूल। और सप्लाई शेड्यूल ना, सप्लाई कर्व ना हमेशा अपवर्ड की तरफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो सप्लाई है और जो प्राइस है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, इसीलिए ये अपवर्ड जो है आपको शो हो रहा होता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा अपवर्ड स्लोपिंग, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग जो है वो रहती है। क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर। और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, फटाफट से बता दीजिए। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर यहाँ पर कर दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल एज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट सप्लाई ऑफर विल। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि अगर बाकी जो फैक्टर्स हैं जो सप्लाई के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं वो इक्वल रहे, इक्वल का मतलब कांस्टेंट रहे, तो जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज होता है तो जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लॉ सप्लाई है वो बोलता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी सप्लाई के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगा। तो अगर हमारे यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से जो यहाँ पर सप्लाई की जाएगी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाए इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो हमारी जो सप्लाई होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।